नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान में हम देवनागरी लिपि के विकास पर चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि का विकास। नागरी लिपि के इस लगभग 1000 वर्षों के जीवन में यों तो प्राय सभी अक्षरों में न्यूनादि रूप में परिवर्तन हुए हैं, किंतु इन परिवर्तनों के अतिरिक्त भी कुछ उल्लेखनीय बातें नागरी लिपि में आई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है फारसी का प्रभाव। नागरी में नुक्ते या बिंदु का प्रयोग फारसी लिपि का ही प्रभाव है। फारसी लिपि मूलतः बिंदु प्रधान लिपि कही जा सकती है, क्योंकि उस अनेक वर्ण चिन्ह जैसे बे, ए, ते, से, रे, जे, झे, दाल, जाल, तोय, जोय, स्वाद, ज्वाद, एन, गेन, सीन, शीन बिंदु के कारण ही अलग अलग है। नागरी लिपि में ऐसा कोई अंतर प्राय नहीं रहा है। हाँ, फारसी के प्रभाव ग्रहण करके कुछ परंपरागत तथा नवागत ध्वनियों के लिए नागरी में भी नुक्ते का प्रयोग होने लगा है। नागरी लिपि पर कुछ प्रभाव मराठी लिपि का भी पड़ा है। कुछ लोग नागरी लिपि को शिरोरेखा के बिना ही लिखते हैं। यह गुजरात लिपि का प्रभाव है। गुजराती शिरोरेखा विहीन लिपि है। अंग्रेजी के पूर्ण प्रचार के बाद ऑफिस, कॉलेज जैसे शब्दों में अंग को स्पष्टतः लिखने के लिए नागरी लिपि में इसका चंद्राकार अंश प्रयोग होने लगा है। चंद्राकार अंश तो कदाचित पुराने चंद्र बिंदु से ग्रहित है, किंतु यह प्रयोग अंग्रेजी प्रभाव से आया है। नागरी लेखन में पहले मुख्यतः केवल एक पाई या दो पाइयों का, कभी कभी वृत्त का विराम के रूप में प्रयोग करते थे। इधर अंग्रेजी विराम चिन्हों ने हमें प्रभावित किया है और पूर्ण विराम छोड़कर सभी चिन्ह हमने अंग्रेजी से लिए हैं। यूँ कुछ लोग तो पूर्ण विराम के स्थान पर भी पाई देकर अंग्रेजी की तरह बिंदु का ही प्रयोग करते हैं। उच्चारण के प्रति सतर्कता के कारण कभी कभी ह्रस्व का प्रयोग भी होने लगा है। इस प्रकार फारसी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी तथा ध्वनियों के ज्ञान ने भी नागरी लिपि को प्रभावित किया, फलतः न्यूनाधिक रूप में परिवर्तित और विकसित किया है। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास 12वीं शताब्दी के निकट प्राचीन नागरी लिपि से हुआ है। इस लिपि का प्रयोग हिंदी के अतिरिक्त आधुनिक मराठी तथा नेपाली के लिए भी होता है। प्राचीन भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत के लिए भी इसी लिपि का प्रयोग होता था। देवनागरी लिपि आज स्वतंत्र भारत की राष्ट्र लिपि है।